हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। बेटा, आज के टॉपिक का आपको स्क्रीन पे दिए गए स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग सबीन्स फार्मूला। और इस फार्मूला की मदद से हम रेवोल्यूशन टाइम या रेवोल्यूशन पीरियड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला को डेवलप करने में जो हेल्प हमें किया है वो है सर प्रोफेसर डब्ल्यू सी सबीन। इन्होंने अपना मेन वर्क जो किया है बेटा वो आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक्स के ऊपर किया है। और आपको सबको पता है एकॉस्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव्स या साउंड वेव की प्रोपगेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये अपने आप में एक डिटेल सब्जेक्ट है। डब्ल्यू.सी. सबीन ने आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक्स को बताने के लिए पर्टिकुलरली जो रेफरेंस लिया है वो रेफरेंस जो है वो रेवोल्यूशन पीरियड के बेसिस पे है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको क्लियरली बताया कि रेवोल्यूशन जो टाइम है या रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी रूम के एकॉस्टिक्स में। जैसे अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर रेवोल्यूशन पीरियड 0.5 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक के बीच का है, दैट रूम इज गुड फॉर व्हाट? गुड फॉर पर्टिकुलरली लेक्चर पर्पस और स्पीच पर्पसेस। और लेकिन मैं उस रूम को जिसमें रेवोल्यूशन पीरियड 0.5 से लेके 1 सेकंड तक का है, मैं उसको म्यूजिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूजिक के लिए हमें जो रूम चाहिए उसमें साउंड का प्रिवलेंस थोड़ा ज्यादा देर के लिए होना चाहिए, ताकि साउंड जब डिमिश हो तो वो स्लोली थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाए अपनी लेंथ को, जबकि स्पीच में ऐसी जरूरत नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन जो है किसी एकॉस्टिक्स ऑफ द हॉल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डब्ल्यू.सी. सबीन ने पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द रेवोल्यूशन पीरियड आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक्स को डिटेल में स्टडी किया साइंटिफिकली। और इसको बताने के लिए उन्होंने दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे वर्क किया। मींस वो दो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सेगमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे इन्होंने इस फॉर्मूला को डेवलप किया। वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, पहला पार्ट आपके पास आता है बेटा स्टैंडर्ड सोर्स। स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ साउंड, पहला पार्ट, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? द सबीन्स फॉर्मूला। तो सबीन फॉर्मूला को डेवलप करने में जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी एसेसरीज हैं जो आपके पास इस फॉर्मूला को डेवलप कर रही है वो है एक सबसे पहला स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ साउंड। मींस सबीन ने जो साउंड का सोर्स जो लिया वो साउंड का सोर्स कैसा था? अब देखिए, हमारे सुनने का लेवल एक है, हम एक ऑडिबिलिटी रेंज है। हमने जैसे आपको बताया कि हमारे ह्यूमन ईयर जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड की अगर मैं फ्रीक्वेंसीज की टर्म्स में बात करूं तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं साउंड को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की टर्म्स पे स्टडी करूं, मींस इंटेंसिटी, आपके साउंड का इंटेंसिटी क्या है या प्रेशर क्या है, तो आपके पास हम साउंड की इंटेंसिटी या प्रेशर की टर्म्स पर अगर मैं बात करूं तो बेटा हम 60 डेसिबल्स से लेके हम 100 डेसिबल्स तक कहते हैं कि हमारे कान इजीली इस चीज को सुन पाते हैं। पर लेकिन अगर साउंड का इंटेंसिटी 100 डेसिबल के बियॉन्ड हो जाए तो हमारा ईयर ड्रम ब्रेक कर जाएगा। इसका मीनिंग है हमें एक रेंज मिला है, हम मैक्सिमम कहां तक सुन सकते हैं। सिमिलरली 60 डेसिबल से अगर बिलो प्रेशर हो जाएगा साउंड का या इंटेंसिटी से कम हो जाएगी तब भी हमें सुनाई नहीं देगा। तो स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ जो साउंड, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को डेवलप समय जो सबीन ने अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो यूज किया वो आपके पास हम कह सकते हैं 60 डेसिबल से, मीन्स जो मिनिमम लेवल जो हम सुन पा रहे हैं उससे 1 millionth टाइम्स था। मीन्स दैट शुड बी 10⁶ times that of the minimum intensity that we can hear। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई यहां पर जो स्टैंडर्ड है, आई से जो मैं इंटेंसिटी बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी है ऑफ साउंड है जो हम सुन पा रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ साउंड जो रूम में लिया गया एक छोटे से रूम में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ताकि हम वो फॉर्मूला डेवलप कर सकें जिसकी मदद से हम रेवोल्यूशन पीरियड को कैलकुलेट कर सकें, तो उस साउंड का इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का 1 मिलियन था। मीन्स 10⁶ टाइम्स दैट ऑफ आई। और यहाँ पर आई जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला पॉइंट जो लिया गया। दूसरा था
एक ऑर्गन पाइप लिया गया, इसी में ही स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ साउंड में ही हम बात कर रहे हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन पाइप लिया गया, जो ऑर्गन पाइप लिया गया, वो पाइप इस नेचर का था कि आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो उसमें प्रोड्यूस होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो उसमें प्रोड्यूस होता था, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का वैल्यू जो है वो है 512 हर्ट्ज। हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गन पाइप लिया जो आपके पास साउंड वेव तो प्रोड्यूस करेगी, पर लेकिन फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन जो रहेगा वो 512 हर्ट्ज का था। ये पहला। इसके अलावा जो सेकंड एक्सेसरी लिया गया इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ताकि हम फॉर्मूला को डेवलप कर सके, वो था आपके पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच कहिए या टाइमर कहिए। तो इस स्टॉप वॉच का मेन पर्पस था, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि रेवोल्यूशन पीरियड कैलकुलेट करते समय रूम के भीतर जब स्पीकर स्पीच को स्टॉप करता है, जब रोकता है अपनी आवाज को, उस समय से लेके वो समय जब तक साउंड आपके पास रूम में प्रिवेल कर रही है, वो उस मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है जिसके बाद आपको सुनाई नहीं देता। तो नेचुरली इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉच की जरूरत है। तो इसलिए जो सेकेंड एक्सेसरी जो लिया गया वो आपके पास था स्टॉप वॉच, ताकि जब स्पीकर ने स्पीच को स्टॉप किया उस टाइम को हम नोट कर सके, और तब तक हम नोट कर सके जब तक कि वो साउंड उस क्लोज रूम में प्रिवेल कर रही है। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट की, कि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो फिर क्या हुआ, तो हमने जैसे कहा कि आपके पास सबीन ने एक क्लोज रूम लिया, उसमें स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ साउंड भी प्लेस किया, ऑर्गन पाइप मींस वैसा ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस यानी कि लिया गया जो आपके पास ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस करता वो 512 हर्ट्ज का था, एक कांस्टेंट आपके पास इंटेंसिटी को मेंटेन कर सके रूम में। और स्टॉप वॉच लिया गया ताकि हम साउंड का प्रिवेलेंस रूम में कितनी देर के लिए रहता है हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो एक्सपेरिमेंटली क्या चीजें ऑब्जर्व की गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या रहा? तो बेटा एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन रहा वो क्या था? तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की मैं बेटा अगर बात करूं तो मैं उसी को अंडरलाइन कर रहा हूं। तो पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास रहा कि जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द स्टॉप वॉच, हमने देखा कि वो टाइम पीरियड इनवर्सली डिपेंड कर रहा था आपके पास टोटल एरिया ऑफ द इंटीरियर एरिया ऑफ द रूम। हम इस एरिया को इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया भी कह सकते हैं। दिस ए हियर स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया। मीन्स अगर आप रूम के स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, अगर आप, मैं लेट करता हूं, कोई भी रूम अगर हम देखें तो रूम कैसी शेप का होता है? क्यूबाइडल शेप। अब आपको पता है इसके टोटल फेसेस कितने हैं? 6। तो अगर मैं इसके टोटल फेसेस की बात कर रहा हूं तो इसके टोटल फेसेस 6 हैं। तो हर एक फेस का क्या है? अपना इंटरनल एरिया है जो वो कवर कर रहा है। तो हम कह रहे हैं जहां पर कैपिटल ए जो है वो टोटल इंटरनल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम की बात कर रहा है, कि अगर टोटल एरिया रूम का क्या होगा? ज्यादा होगा। मीन्स हर फेस का अपना एरिया काउंट कीजिए। मैं जैसे यहां पर दिखा रहा हूं, बैक फेस का A1 है, फ्रंट का A2 है, लेफ्ट का A3 है, आपको राइट साइड का A4 है, टॉप का A5 है और बॉटम का A6 है। तो अगर मैं इन सभी एरियाज को ऐड करता हूं, हर किसी के एरिया को अगर मैं ऐड करूं अप टू A6, तो मेरे पास जो एरिया आ रहा है मैं उस एरिया को कैपिटल ए से दिखा रहा हूं। मैं इसको समेशन ऑफ ए के साथ भी दिखा सकता था, हालांकि मैं इसको कैपिटल ए के साथ दिखा रहा हूं। दैट इज द टोटल इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया। तो हमने देखा कि आपके पास रेवोल्यूशन टाइम जो है इनवर्सली डिपेंड करता है टोटल एरिया के ऊपर। कहने का मीनिंग है कि अगर एरिया एब्जॉर्बिंग एरिया ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा। एरो डाउन का मीनिंग है कम। और अगर आपके पास टोटल एरिया एब्जॉर्बिंग एरिया कम है तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। मीन्स मैं यहीं पे एरो को क्या कर देता हूं? अप कर देता हूं। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं इसके लिए डायग्राम देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कलर्स दूसरा यूज कर लेता हूं। अगर एरिया कम है, ग्रीन पेन से देखिए, अगर एरिया कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम होगा।
इसका मीनिंग है इनवर्स रिलेशनशिप आपके पास पहला जो हुआ, हम इसको नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। नंबर 1 हमने जो ऑब्जर्वेशन ली, वो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन कौन सी है कि रेवोल्यूशन टाइम या रेवोल्यूशन पीरियड जो है इनवर्सली डिपेंड कर रहा है टोटल एब्जॉर्बिंग एरिया के ऊपर। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म हुई वो क्या थी? उसमें देखा गया कि रेवोल्यूशन टाइम जो है, जो पीरियड है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द रूम के ऊपर। वी हैज स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम। बेटा ये रूम कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी लेक्चर हॉल, दैट कैन बी ऑडिटोरियम हॉल, दैट कैन बी एनीथिंग। उसका वॉल्यूम क्या है? अब मुझे बताइए, अगर वॉल्यूम रूम का बड़ा होगा तो मुझे बताइए साउंड का प्रिवलेंस रूम में क्या होगा? ज्यादा देर के लिए होगा, क्योंकि साउंड अभी फ्लो कर रही है उसमें, तो डिमिश होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। इसका मीनिंग है अगर वी बढ़ रहा है, आप यहीं से देखिए, अगर वी बढ़ रहा है तो रेवोल्यूशन टाइम भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर मैं कहता हूं वी कम है, मैं इसको एरो डाउन के साथ दिखाता हूं, अगर वी कम है तो आपके पास रेवोल्यूशन टाइम भी क्या होगा? कम होगा। तो एरो अप और एरो डाउन यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि कोई चीज बढ़ रही है, और एरो डाउन आपके पास दिखा रहा है कोई चीज कम हो रही है। तो हमने देखा कि यहां पर रेवोल्यूशन टाइम का जो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ है? वी के साथ है। वी मी here stands for, वी here stands for the volume of the room। और थर्ड आपके पास जो फैक्टर यहां पर आया वो आपके पास, देखिए अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को, मैं आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करूं, अगर दोनों के इफेक्ट्स को देखूं, तो ऑन कंबाइनिंग बोथ द इफेक्ट्स, तो हम देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन पीरियड एक तो आपके पास डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वी के ऊपर, और साथ ही साथ इनवर्सली डिपेंड कर रहा है टोटल एब्जॉर्बिंग एरिया के ऊपर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं हटाऊं, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएं, तो आपको पता है यहां पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा के टाइम्स दैट ऑफ वी अपॉन ए। बेटा ये वी अपॉन ए वही टर्म है जो अभी तक हमने ऊपर निकाला है। हमने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के का यूज किया है। और अगर हम एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू को कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें, अगर के की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, और इसकी जो वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली आती है, इस के की वैल्यू को बाय सम अदर मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें बाय सम अदर मेथड, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.05 आती है। इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 0.05 टाइम्स दैट ऑफ वी अपॉन ए। लेकिन बात आती है, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को किसी और फॉर्म में भी लिख सकता हूं? यस वी कैन। टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.05 times that of V here stands for volume, upon summation of, मैं यहां पर एक कोफिशिएंट ले रहा हूं A मल्टीप्लाइड विद S। अब ये A और S क्या है? बेटा जो A है ये आपके पास यहां पर एक इसको दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को, इसको दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और यहां पर S क्या दिखा रहा है? ये आपके पास यूनिट एरिया है। कौन सा? इंटीरियर सरफेस का। ये जो मैंने ऊपर की तरफ रूम के इंटरनल सरफेसेस की बात की है, जैसे मैंने कहा ये टॉप सरफेस था, इसके एरिया को अगर मैंने A5 से रिप्रेजेंट किया है, बट आप ध्यान से देखिएगा इसको, मैंने अगर इसके एरिया को A5 से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर रहा हूं जो यूनिट एरिया है, मैं यहां पे इसको ब्लैक से दिखा देता हूं, मैंने इस ए का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, लेकिन ये एरिया जो मैंने शेड किया है, ये एरिया इस ढंग से है कि इसका लेंथ, इसका ब्रेड 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ईच है। मैं सेंटीमीटर की जगह यूनिट का यूज कर सकता हूं, या सिंपली 1 यूनिट है। तो मुझे बताइए एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड, एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, गेट गिव्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यूनिट सेंटीमीटर ले रहा हूं, तो आप कोई भी यूनिट लीजिए, आपके पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? यूनिटी। तो मैं कह रहा हूं यहां पर ये जो ए है, ये ए उस, ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल ब्लैक से मैंने जो शेड किया है, ये आपके पास यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट एरिया को। मुझे बताइए अगर ए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, उसको मैं अगर एस से मल्टीप्लाई करूंगा और समेशन कर दूंगा, तो दैट एक्चुअली गिव्स व्हाट? द टोटल सरफेस एरिया। ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया, इस रूम का इंटरनल सरफेस एरिया पूरा का पूरा क्या कर लेगा? कवर कर लेगा फॉर ऑल द 6 फेसेस ऑफ द रूम। फ्रंट हो, बैक हो, टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट साइड वाला हो, राइट साइड वाला हो, ये सभी फेसेस को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा।
तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो रिलेशनशिप जो आपके पास अब डेवलप हुआ है, ये रिलेशनशिप आपके पास किसी भी रूम के रेवोल्यूशन टाइम या रेवोल्यूशन पीरियड को कैलकुलेट कर सकता है। मुझे बताइए, अगर इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ द 3 हमारे पास कितने टोटल वेरिएबल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं? द वेरिएबल इज टी, हियर द वेरिएबल इज वी, हियर द वेरिएबल इज एस, एंड हियर एस इज कांस्टेंट। एस यहां पर हमने कांस्टेंट ले रखा है, दैट इज वी आर टेकिंग दिस टू बी एज व्हाट? द यूनिट एरिया। तो कहने का मेरे पास वेरिएबल्स ये है, तो न्यूमेरिकल देते समय आउट ऑफ द 3 वेरिएबल्स आपके पास कोई 2 वेरिएबल्स दिए गए होंगे, तीसरे को आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दोस न्यूमेरिकल्स, दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू पीपल, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि कैसे आप किसी रूम का रेवोल्यूशन टाइम या पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताइए, अब जिस रूम में आप हैं, आप एग्जांपल लीजिए, अब जिस रूम में आप हैं, भाई उस रूम का कुछ ना कुछ लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा। क्या आप उस रूम का वॉल्यूम निकाल सकते हो? यस। आप उसके वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एक प्रॉपर यूनिट कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा कि किसमें आपने इसको कैलकुलेट करना है। मुझे बताइए, हर रूम का ऊपर जो आपने कर्टन्स लगाए हैं या फिर वट एवर द अब्जॉर्बिंग मटेरियल दैट यू आर यूजिंग इन दैट पर्टिकुलर रूम, आप उसका अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। मुझे बताइए, हर रूम की वॉल्स का आपको एरिया पता है। अगर मुझे लेफ्ट साइड की वॉल, राइट साइड की वॉल का एरिया पता है, मुझे टॉप रूफ का एरिया पता है, बॉटम फ्लोर का एरिया पता है, राइट साइड मीन्स फ्रंट वाली साइड का एरिया पता है, बैक साइड का एरिया पता है, तो क्या मैं टोटल एरिया निकाल सकता हूं? यस। इट मीन्स ऑल दीज टर्म्स V of a given room can be calculated. Absorption coefficient अगर मेरे पास पता है, मेरे पास टोटल सरफेस एरिया अगर पता है, we can calculate the A, टोटल एब्जॉर्बिंग एरिया कितना होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले टर्म्स में कैपिटल ए के साथ जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। अगर वो बेटा टी का वैल्यू 0.5, ध्यान रखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, टी का वैल्यू अगर 0.5 सेकेंड से लेके अगर वो 1 सेकेंड के बीच तक का आता है, तो इसका मीनिंग है दैट हॉल और दैट पर्टिकुलर रूम कैन बी यूज्ड फॉर स्पीच पर्पसेस। हम उसको स्पीच पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली लेक्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और लेकिन वहीं पे अगर इस फॉर्मूला में उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 सेकेंड आती है, और लेकिन हम कहते हैं 1.5 सेकेंड या 1.2 सेकेंड तक रीच करती है, दैट पर्टिकुलर रूम कैन बी यूज फॉर म्यूजिक और फॉर डांस पर्पसेस। हम म्यूजिक के लिए यूज कर सकते हैं या डांस पर्पसेस के लिए। और लेकिन नो केस, अगर टी का वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 सेकेंड आता है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपने उस रूम को यूज नहीं करना है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रूम इज नॉट एकॉस्टिकली गुड। इसका मीनिंग है हम किसी भी रूम का एकॉस्टिक्स मीन्स रेवोल्यूशन टाइम के बेस पे उसको बता सकते हैं कि वो एकॉस्टिकली गुड है या नहीं है। अब बात आती है कि इस टाइम को निकालने से हमें फायदा क्या होगा। अब इस टाइम को निकालने का फायदा क्या है? अब मुझे बताइए, लेट करते हैं कि हमने जो रूम क्रिएट किया है, हमने जब उसका रेवोल्यूशन टाइम या पीरियड निकाला, हमारे पास उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 सेकेंड आ गया। इसका मीनिंग वो तो एकॉस्टिकली गुड नहीं था। फिर हमें क्या करना है? हमें उसको एकॉस्टिकली गुड बनाने के लिए टी का वैल्यू 1.5 से बिलो लाना है। अब करेंगे क्या? क्योंकि उसके लिए टी बहुत ज्यादा है, हम क्या करेंगे? हम कर्टन्स लगाना शुरू कर देंगे, ताकि कर्टन्स साउंड को क्या करने लगेंगे? एब्जॉर्ब करने लगेंगे। अगर रूम में विंडोज हैं, विंडोज को हम ओपन कर देंगे ताकि वो एज ए एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपके पास रेवोल्यूशन टाइम ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली, जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, हम ना तो उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, ना ही हम उसके टोटल इंटरनल एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी लेफ्ट विद इज द एब्जॉर्बिंग एरिया। हम फ्लोर में मैटिंग कर सकते हैं, हम कर्टन्स लगा सकते हैं, हम विंडोज को ओपन रख सकते हैं, जिसके कारण हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर हम रेवोल्यूशन टाइम को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, और प्रॉपरली रेवोल्यूशन टाइम को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिस पर्पज के लिए हमें उस रूम को क्या करना है? यूज करना है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है समझ में आया होगा, और अगर इसको पेपर में कैसे लिखना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, उसको कैसे ऐड करना है, मैं उसके लिए यहीं पे नोट्स दे रहा हूं। तो इसके लिए जो मैं नोट्स यूज करूंगा बेटा, वो आपके पास मैंने जस्ट पहले बताया, इंजीनियरिंग फिजिक्स बी के पांडे एंड एस चतुर्वेदी बाय सैनगेज पब्लिकेशन बुकलेट से मैंने उठाया है। तो आप उस बुकलेट को भी रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके लेवल में जाके बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वॉच टाइम हमारे पास अच्छा आता है, लेकिन जब तक आप अपने यानी कि जीमेल अकाउंट से आप यूट्यूब को साइन इन नहीं करेंगे, तब तक आप ना तो मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जीमेल अकाउंट यूज़ करके यूट्यूब में साइन इन कीजिए और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू डियर। तो बेटा, रेफरेंस के लिए आप इस बुकलेट को आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर्ड है। आई होप कि आज का वीडियो आपके साथ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर मिस। बाय बाय।